दोस्तों कुछ सालों पहले हमने अपने चैनल पे रंगी तरंगा फिल्म को एक्सप्लेन करा था और वो फिल्म मुझे पर्सनली काफी पसंद आई थी। इस साल हमारे सामने विक्रांत रोना फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसकी कहानी सेम कमरट्टू गांव की है और यहाँ इस बार बच्चे मारे जा रहे हैं। मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा, एक बार हिंदी में और दूसरी बार कन्नड़ा में, ताकि मैं इस फिल्म में दिखाए गए कल्चरल रेफरेंसेस को समझ सकूं। तो ऐसे में हम आज की वीडियो में विक्रांत रोना फिल्म की पूरी कहानी को समझते हुए फिल्म में दिखाए गए कुछ कल्चरल रेफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो पहले आप इस फिल्म को अपनी नजदीकी सिनेमा घर में देख लें और फिर उसके बाद ही मेरी वीडियो देखें। साथ ही आई बटन में आपको रंगी तरंगा फिल्म के एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मिल जाएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस नाम की किताब पढ़ते देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इस किताब में लिखी गई कहानी कमरट्टू गांव की है, ठीक वैसी ही जैसी रंगी तरंगा की कहानी कमरट्टू गांव की थी। तो ये कहानी उस समय सेट है जब पेट्रोल की कीमत 6 रुपए लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपए लीटर हुआ करती थी। पहले सीन में हम एक लेडी और एक बच्ची को कार में देखते हैं जहां ये बच्ची जोकर का मास्क लगाए हुए थी और ये दोनों कमरट्टू जाने वाली सड़क पे कार में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में इनके कार से कुछ जानवर टकरा जाता है और ऐसे में लेडी कार को रोक कर नीचे उतरती है। वहां पास ही के एक पेड़ पर ये लेडी एक बच्ची का मृत शरीर पेड़ से टंगा देखती है और ऐसे में वो अपने कार में वापस आती है। बट टू हर डिसअपॉइंटमेंट अब तक इस लेडी की बच्ची भी कार से गायब हो चुकी थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक फैमिली पे फोकस करता है जो कि शहर से कमरट्टू गांव आए थे और यहाँ वो पकरू नाम के इंसान के खटारे टैक्सी में थे। इस परिवार में माता पिता के अलावा 2 ट्विन भाई बहन थे जिनका नाम पन्ना और मुन्ना था। ये लोग अपने फैमिली फ्रेंड जनार्दन गंभीर जी के यहाँ रुकने आते हैं जो कि इस गांव के सबसे बड़े आदमी थे। जनार्दन गंभीर की वाइफ का नाम शक्कू था और उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम एकनाथ गंभीर था। अब यहाँ मैं गंभीर को गंभीर बोल रहा हूँ क्योंकि मूवी में ऐसा ही बोला गया है, तो मैनेज करो। एनीवेज, अब पन्ना और मुन्ना के डैड कहते हैं कि वो गांव एक्चुअली पन्ना की शादी करवाने आए हैं और वो ये काम अपने पुराने अबैंडन्ड कमरट्टू घर में करना चाहते हैं। ये बात सुनकर जनार्दन जी भड़क जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो घर हॉन्टेड है जहां ब्रह्म राक्षस का शाप है। ऐसे में एकनाथ जी कहते हैं कि वो लोग कमरट्टू घर में जा सकते हैं, बस जाने से पहले वहां एक पूजा करवा दी जाए। नाउ एट दिस पॉइंट हमें जनार्दन गंभीर जी के बारे में एक बात पता चलती है। दरअसल 28 साल पहले उनका बेटा संजू भूतस्थाना या फिर भूतनाथ मंदिर से दैवा के गहनों को चुरा लिया था और तब से इनके घर पे मानो शाप लग गया है। संजू उसी दिन घर छोड़ के भाग गया और फिलहाल वो लंदन में है। साथ ही गांव में कई बच्चे मृत पाए जाने लग गए जो कि लोगों के हिसाब से ब्रह्म राक्षस का काम है। सक्कू जी 28 वर्षों से अपने बेटे संजू की राह देख रही थी और फाइनली उन्हें संजू का खत मिलता है जहां वो लिखा था कि वो घर आने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सक्कू जी को कैंसर था एंड ही वांटेड टू मीट हिज मॉम। एक और बात यह कि पन्ना की अरेंज मैरिज हो रही थी जो कि बचपन में ही फिक्स कर दी गई थी। सो इट्स नीडलेस टू से कि पन्ना का इसमें कोई से नहीं था। तो अब जब आप लोग इस फैमिली के डायनामिक्स को समझ गए हैं तो मैं आपको 1-2 और कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो टैक्सी ड्राइवर पकड़ू जिसके 10 बच्चे थे एंड 11th वाज ऑन द वे। एंड देन गांव के स्कूल का हेडमास्टर कम पीटी टीचर लॉरेंस पिंटो जिसे साइकिल चलाना तो आता था लेकिन ब्रेक लगाना नहीं आता था। खैर, इसके बाद हम संजू को देखते हैं जो कि 28 साल बाद गांव आता है और यहाँ उसकी मुलाकात पकड़ू और पीटी मास्टर पिंटो से होती है। पकड़ू संजू को घर तक लेकर आता है लेकिन फिलहाल घर पे कोई नहीं था क्योंकि सभी लोग भूता कोला देखने गए हुए थे। अब भूता कोला क्या है ये मैं कभी अपने घोस्ट स्टोर सीरीज में अच्छे से कवर करूंगा। फिलहाल आप समझ लो कि यहाँ एक परफॉर्मेंस होता है और कहा जाता है कि परफॉर्म करने वाले के ऊपर दैवा आ जाते हैं। कर्नाटका के तुलुनाडु में यानी कि वो उडुपी मैंगलोर वाला एरिया, वहां पे दैवा को स्पिरिट की तरह माना जाता है जिनकी पूजा लोग करते हैं ताकि दैवा गांव की रक्षा करे और सबको सुखी रखे। अगर इन स्पिरिट को यानी कि दैवा को आप गुस्सा दिलाते हैं तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है। एनीवेज, भूता कोला के वक्त एक बूढ़ी औरत अजीब तरह से चिल्लाती है और वो सभी को वार्न करती है कि अब खून की नदियां बहने वाली है। वहीं संजू शॉर्टकट रास्ते से कमरट्टू घर तक पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात पन्ना से होती है। नाउ पन्ना बीइंग ए मॉडर्न गर्ल, वो ब्रह्म राक्षस के मिथ पे कहानी लिख रही थी और यहाँ इस सीन में हम समझ पाते हैं कि पन्ना और संजू एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। एनीवेज, ये लोग कमरट्टू घर के कुएं के पास जाते हैं जहां उन्हें गांव के इंस्पेक्टर की लाश टंगी हुई मिलती है और इस लाश का सर कटा हुआ था।
तो ऐसे में पूरा गांव यहाँ एकत्रित होता है और जनार्दन जी कहते हैं कि ये काम ब्रह्म राक्षस का है और कमरट्टू घर शापित है। इस पॉइंट पे जनार्दन जी ये भी कहते हैं कि उनका बेटा संजू घर में अब भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 28 साल पहले उसने जो पाप किया था उसका भुगतान आज भी गांव के लोग कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर सक्कू जी एकदम उदास हो जाती है, लेकिन संजू उनसे यानी कि अपनी माँ से घर के बाहर से ही मिल लेता है। ना अब क्योंकि गांव का इंस्पेक्टर मारा गया था तो यहाँ एक दूसरा इंस्पेक्टर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे विक्रांत रोना सर थे। जी हाँ, वो एक छोटे जहाज से अपनी जीप गांव तक लाता है और जहाज पे वो स्मगलर्स की कुटाई भी करता है। जीप में रोना सर के साथ उनकी बेटी भी थी जिसका नाम गुड्डी था। तो कमरट्टू जाते वक्त इनके जीप की टायर फट जाती है, जिसके बाद रोना अपनी बेटी को पीठ पे बिठाकर अपने रेसिडेंस तक पैदल जाते हैं। पैदल जाते वक्त वो जंगल में अजीब लोगों को देखते हैं, विच वाज स्कैरी। तो अगले दिन से ही रोना एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ के इंस्पेक्टर और बच्चों के मौत की छानबीन करनी थी। वो जनार्दन जी के परिवार से मिलते हैं, उन्हें थोड़ा डराते भी हैं। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि रोना के वाइफ का नाम रेनू था। अब इस पॉइंट पे फिल्म काफी देर तक डिटेक्टिव स्पाई थ्रिलर मोड में चली जाती है, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इसीलिए मैं यहाँ एक छोटा सा एड ब्रेक लेकर आपको कुकू एफएम पे इंडियन वुमेन हु बिकेम स्पाइज ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, जिसमें उन भारतीय नारियों की कहानियां हैं जो कि रियल लाइफ में स्पाइज का रोल अदा करी थी अपने देश के लिए। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 4500 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है और इन्हें आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। अब यहाँ हमेशा मैं कुकू एफएम से बात करके आपके लिए मेरा अपना स्पेशल ऑफर लाया हूँ, यानी कि अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा 50% ऑफ, यानी कि 399 का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा 199 रुपए में। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करके कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड देन वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 यूज करके ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ पाओ। बस ध्यान रहे कि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। डाउनलोड कुकू एफएम नाउ। हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू स्टोरी, रोना कमरट्टू घर के कुएं की छानबीन करने जाते हैं, जहां उन्हें कुएं के अंदर से पुराने इंस्पेक्टर का वॉलेट मिलता है। इस वॉलेट में एक 1 रुपीज का नोट था, जिसपे एक नंबर और कुछ टेक्स्ट्स लिखे हुए थे। यहाँ रोना की मुलाकात संजू और पकड़ू से भी होती है और रोना ये भी समझ जाते हैं कि संजू और पन्ना एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद रोना उस स्पॉट पे जंगल में जाते हैं जहाँ उनकी जीप की टायर पंचर हुई थी और वहां वो बताते हैं कि उस रात उन्हें 2 आवाजें आई थी, एक गोली चलने की और एक टायर फटने की, यानी कि कोई तो उनके टायर पे शूट किया था। अब हैरानी की बात यह थी कि इस जगह के आसपास रोना को पुराने इंस्पेक्टर का जूता और नेम टैग मिलता है, विच मेंट कि इंस्पेक्टर को मारा इस जंगल में गया था, जस्ट दैट उनकी लाश को कमरट्टू घर के कुएं में टांग दिया गया था। यहाँ रोना सर पे कुछ लोग अटैक भी करते हैं, जिससे वो ऑब्वियसली बच जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाते। थोड़ी देर बाद उन्हें यहाँ आसपास एक और बच्ची की मृत शरीर पेड़ से लटकी मिलती है और इस लड़की का हाफ फेस पेंटेड था। साथ ही वहां एक नोट था जिस पे लिखा था गड़ 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 गग्गड़ जड़बा पीड़ा नलकुड़ी नित्तरे पड़वा, जो कि तुलु पोएम का एक लाइन है। इट मींस कि जब गग्गड़ा की जोड़ आवाज आएगी तो फिर से खून का त्योहार आएगा। अब जिन्हें गग्गड़ा नहीं पता उन्हें बता दूं कि वो बड़े वाले घुंघरू होते हैं एकदम मोटे मोटे से, जो कि काफी तेज आवाज करते हैं। वेल उसे कर्नाटका में गग्गड़ा बोला जाता है एंड यूजुअली इसे भूता कोला के वक्त परफॉर्मर्स पहनते हैं। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, रोना इस बच्ची के बारे में पता करने पीटी मास्टर लॉरेंस पिंटो के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि इस बच्ची का नाम वात्सल्य था, जो कि काफी होनहार थी, बट इट्स सैड कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस इंसिडेंट को मिलाकर अब तक 16 बच्चे गांव में मारे जा चुके थे। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पन्ना पे फोकस करता है, जिसे रात में किसी की आवाज आती है। वो कमरट्टू घर के एक कमरे में जाती है, जहां उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है जो कि एक बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रही थी। इस बॉक्स को खोलने पे पन्ना को पुराने वाले इंस्पेक्टर का कटा सर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन ये बात सबको पता लगती है और सभी फौरन कमरट्टू घर खाली करके जनार्दन जी के घर में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पन्ना को पता लगता है कि जिस बूढ़ी औरत को उसने पिछली रात देखा था वो वही औरत है जो कि भूता कोला के वक्त चिल्लाने लगी थी, और इस औरत का नाम देयू है। देयू के बेटे का नाम निट्टोनी था, जो कि 28 साल पहले भूतस्थाना या फिर भूतनाथ मंदिर की रखवाली करता था। बट देन 28 साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से निट्टोनी का पूरा परिवार मारा गया और तब से देयू स्टेबल नहीं रही, साथ ही मंदिर भी बंद हुआ और गांव में ये उल्टी सीधी घटनाएं होने लग गई। खैर, दूसरी तरफ रोना गांव में चल रहे स्मगलिंग के बारे में पता करते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि ये पूरा धंधा कोई मूसा नाम का आदमी चलाता है। रोना कमरट्टू चेक पोस्ट के गार्ड बालू से मिलते हैं एंड देन वो मूसा को पकड़ के उसे धमकाते हैं। इसके परिणाम अनुसार अगले ही दिन बालू के साथ साथ एक और चेक पोस्ट गार्ड की लाश पुलिस को मिलती है एंड इट वॉज क्लियर कि ये काम मूसा और उसके आदमी नहीं करा था। इनफैक्ट फिल्म में जब रोना सर पे एक और अटैक हुआ था ना जंगल के अंदर, वो काम भी मूसा के आदमियों का ही था।
अब इस पॉइंट पे हम फिल्म में रकेल या फिर रारा रकमा से भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिस कैरेक्टर को जैकलीन ने प्ले करा है, लेकिन इसका वैसा कोई कहानी में सिग्निफिकेंस नहीं है। आई मीन हाँ, वही मूसा के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, बट स्टिल ये बस ग्लैमर पार्ट है, तो मैं इस पूरे पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाकर डांस वीडियो देख लेना। ना अब कहानी में कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। पहली ये कि रोना अब इस केस की तह तक जाने के लिए कमरट्टू घर में ही अपनी बेटी के साथ रहने लगे थे, और दूसरी ये कि संजू और पन्ना सॉन्ग वगैरह से और करीब आ गए थे। ये सब के बाद घर लौटते वक्त पन्ना और मुन्ना जंगल में किसी को आग के पास नाचते देखते हैं, और वो सोचते हैं कि वही ब्रह्म राक्षस था। वहां पास में ही ये लोग एक पुलिस कांस्टेबल को भी देखते हैं, जिससे उन्हें कांस्टेबल पे ही शक होता है। ऐसे में पन्ना अगले दिन संजू के साथ रोना सर के घर जाती है, और यहाँ उन्हें घर के अंदर एक कमरा मिलता है जिसमें सभी मारे गए बच्चों की तस्वीर थी, साथ ही न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थे, एंड देन संजू और पन्ना की भी तस्वीर टंगी थी। ये सब देखकर पन्ना को याद आता है कि कल रात जब उसने किसी को जंगल में नाचते देखा था, तो वो इंसान आग पे अपना हाथ रखा था, और आज रोना सर के हाथ में पट्टी थी, यानी कि कातिल विक्रांत रोना भी हो सकता है। और इसके ठीक बाद ये दोनों रोना को फेस पेंट लगाकर अपने घर में ही परफॉर्म करते देखते हैं। आई मीन नॉट उनका घर जहां वो स्टे कर रहे थे, कमरट्टू का घर। और यहीं पे फिल्म का इंटरवल आता है। तो इंटरवल के बाद पन्ना गांव के एक एल्डर से निट्टोनी की कहानी पता करने जाती है, और यहाँ काफी कुछ पता चलता है। तो दरअसल 28 साल पहले निट्टोनी अपने परिवार के साथ कमरट्टू गांव में रहता था, और वो भूतस्थाना मंदिर की देखभाल करता था। परिवार में निट्टोनी की पत्नी गुड़बी, उसका बेटा माधव, छोटा बेटा राघव, एक नवजात छोटी बेटी और माँ देयू थी। इनका परिवार काफी गरीब था, और ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो ऐसे में गांव के नए हेडमास्टर जानकी राम निट्टोनी से अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने कहते हैं। अब माधव और राघव जब स्कूल जाते हैं तो वहां बड़े घर के बच्चे इन्हें काफी बुली करते हैं। तो एक रात संजू, जो कि जनार्दन गंभीर का बेटा था और उस वक्त काफी छोटा था, वो बुरी संगत में आकर भूतस्थाना मंदिर से गहने चुरा लेता है। ऐसे में गांव के बड़े परिवार वाले, यानी कि जनार्दन गंभीर और पन्ना मुन्ना के पापा की जो फैमिली थी ना, वो लोग चोरी का इल्जाम निट्टोनी पे लगा देते हैं, और वो निट्टोनी के परिवार वालों को ना सिर्फ मारते पीटते हैं, बल्कि उनका घर भी जला देते हैं। ऐसे में माधव और राघव अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से भागते हैं, लेकिन रास्ते में उनके स्कूलमेट्स उन पे हमला कर देते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे ही उनको बुली किया करते थे। ये बुलीज माधव के दांत निकाल लेते हैं, और राघव उनसे बचने के लिए कमरट्टू घर के कुएं में अपनी बहन को सेफली उतारने की कोशिश करता है रस्सी की मदद से। लेकिन ये लोग राघव पे भी अटैक कर देते हैं, जिससे उसकी न्यू बॉर्न बहन उसी कुएं में डूब जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे घटना से निट्टोनी इतना परेशान होता है, और उसकी इतनी बदनामी हो गई थी कि वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को मार लेता है। यानी कि निट्टोनी, उसकी बेबी, उसके दोनों बेटे खुद को मार लेते हैं, और साथ ही वो शाप देता है कि जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनका वंश खत्म हो जाएगा। बचती है तो सिर्फ देयू, जो कि आज भी कमरट्टू घर के आसपास भटकती रहती है, और अब वो मेंटली स्टेबल प्रतीत नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रांत रोना स्मगलर से लड़ता है और वो मूसा को पकड़ लेता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पुराने इंस्पेक्टर को और चेक पोस्ट गार्ड बालू को मूसा ही मारा था, और वो ये सब इस तरह से प्लान करके किया था कि सभी को लगे कि ये ब्रह्म राक्षस का काम है। साथ ही जंगल में वो परफॉर्मर को पे करके डांस वगैरह करने कहता था, ताकि लोगों को लगे कि ब्रह्म राक्षस रियल है, लेकिन उसने कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारा। ऐसे में रोना उसे पेड़ से बांधकर उसका फेस पेंट करता है, और अगले सीन में मूसा को हम मृत देखते हैं। अब यहाँ से व्यूअर हमें लगता है कि मूसा को रोना नहीं मारा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, जो कि हम आगे जानेंगे। तो यहाँ से रोना पीटी मास्टर लॉरेंस पिंटो से मिलने जाता है, क्योंकि उसके स्कूल के पीछे वाले जमीन पे ही स्मगलर्स अपना गोडाउन में माल रखते थे। लेकिन पीटर मास्टर कहता है कि ये स्कूल और गोडाउन को गंभीर फैमिली ओन करती है। यहाँ से रोना संजू के पास जाकर उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि संजू एक्चुअली में संजू है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, संजू के सामान में रोना को ओरिजिनल संजू की अस्थियां मिलती हैं, और ऐसे में ये बंदा बताता है कि वो संजू का रूममेट था। दरअसल संजू हमेशा अपने गांव की और अपनी माँ की बात करता था, और वो अपनी माँ से मिलने भी आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी माँ को कैंसर था। लेकिन आते वक्त उसका एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। ऐसे में ये अननेम्ड बंदा, जो कि संजू का रूममेट था, वो संजू बन के गाँव आ गया, और वो ये सब कुछ लोगों को बताना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिल पाया। अब इस सब कन्फेशन के टाइम जनार्दन गंभीर सब सुन लेते हैं, और उन्हें पता पड़ जाता है कि उनका बेटा संजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो इस बंदे को ही अपना बेटा संजू मानते हैं, और उसे अपने घर में लाते हैं। संजू की मां को नहीं बताया जाता कि उनका बेटा नहीं रहा, क्योंकि वो इसे ही संजू मान चुकी थी, और ऐसे भी 28 साल में शकल कौन ही पहचान पाएगा। तो बेसिकली नाउ वी कैन से कि अब ये बंदा सच में सबके लिए संजू बन गया था।
एनीवेज मूविंग ऑन, उस रात रोना जब अपने घर में होते हैं तो उन पर अटैक होता है और वो अपने अटैकर को फॉलो करते हैं, जिससे उन्हें काफी कुछ क्लियर होता है। तो अगली सुबह वो जनार्दन गंभीर के घर जाते हैं और वो कहते हैं कि इस पूरे स्मगलिंग के केस में मूसा का एक पार्टनर भी था। जी हाँ, उस रात जब रोना ने मूसा को पकड़ा था तो वो उसे पेड़ से बांधकर सूसू करने गए थे, लेकिन जब वो लौटे तो मूसा मर चुका था। यानी कि मूसा को रोना ने नहीं बल्कि मूसा के पार्टनर ने मारा ताकि मूसा अपना मुंह ना खोल दे, और वही पार्टनर रोना पे भी अटैक किया। रही बात की रोना अपने घर पे पेंट लगाकर परफॉर्म क्यों कर रहे थे, तो वेल वो क्रिमिनल पर्सपेक्टिव समझने के लिए ऐसा कर रहे थे। मूसा का पार्टनर एक्चुअली गंभीर फैमिली में ही, और इस बात का पता पुराने इंस्पेक्टर को लग गया था, इसीलिए उसने ₹1 नोट पे मूसा का गाड़ी नंबर और नंबर 1 के बगल में नाथ लिखा था। जी हाँ दोस्तों, एक नाथ गंभीर जो कि जनार्दन गंभीर का भाई था, वो इस स्मगलिंग के धंधे में था और वो भी बड़े लोगों के कत्ल में शामिल था। ऐसे में रोना एक नाथ को पकड़ लेता है और स्मगलिंग वाली गुत्थी तो पूरी तरह सुलझ जाती है। लेकिन यहाँ अब भी ये गुत्थी नहीं सुलझी थी कि बच्चों को गांव में कौन मार रहा है। अब इस पॉइंट पे स्टोरी में एक और सब प्लॉट चलती है, जहां पन्ना की जिससे शादी होने वाली थी वो बंदा आ गया था और उसका नाम राकेश था, और उसकी सगाई एक ही दिन में होने वाली थी क्योंकि उसके बाद अगले 6 महीना तक कोई बढ़िया मुहूर्त नहीं था ना। राकेश को देखकर संजू काफी जलने लगता है और दुखी भी होता है, और यहाँ पन्ना उसे दिलासा दिलाती है कि वो अपने फैमिली से इस बारे में बात करेगी एंड वो राकेश को किसी तरह रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी। एनीवेज यहाँ से रोना पूरा फोकस बच्चों के कातिल को पकड़ने में लगाते हैं, और पन्ना वगैरह की मदद से वो समझ पाते हैं कि निट्टोनी परिवार ने जब खुद को मार लिया था तो लोगों को सिर्फ 4 लाशें मिली थी। जी हाँ, निट्टोनी की, उसकी बीवी की, उसके छोटे बेटे की और नवजात शिशु की, लेकिन निट्टोनी के बड़े बेटे माधव की लाश किसी को नहीं मिली। तो इट वॉज क्वाइट क्लियर कि माधव मरा ही नहीं था और गांव में बच्चों को माधव ही मार रहा था, क्योंकि देखा जाए तो गांव में सिर्फ वही बच्चे मरे थे जिसका परिवार निट्टोनी पे ब्लेम डालने में था या उसके फैमिली को बुली करने में जुड़ा हुआ था, यानी कि उस स्कूल में पढ़ता था। अब बस पता ये लगाना था कि माधव आखिर है कौन। दूसरी तरफ पन्ना और मुन्ना को घर में देयू काफी डराती है और वो लोग किडनैप भी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उस परिवार के बच्चे थे जो कि निट्टोनी के फैमिली को सताए थे ना। रोना और पकड़ू अपनी बेटी गुड्डी के साथ पीटी मास्टर लॉरेंस पिंटो से मिलने जाते हैं टू आस्क अबाउट जानकी राम, और वहां घर में लगे पेंटिंग्स और पिंटो के नकली दांत देखकर वो समझ जाते हैं कि पिंटो और कोई नहीं बल्कि माधव है। लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट करते पिंटो यहाँ से भागकर भूतस्थाना मंदिर जा चुका था। यहाँ एक और चीज जिससे वो क्लियर हो जाते हैं कि पिंटो ही माधव है, वो था पिंटो के चेस्ट पे एक टैटू जो कि माधव के चेस्ट पे भी बचपन में हुआ करता था। तो ऐसे में पकड़ू रोना और उनकी बेटी को पानी के रास्ते मंदिर तक पहुंचा देता है, क्योंकि सपोजिटली माधव वही भूतस्थाना में होगा। अब यहाँ मंदिर में गुड्डी काफी डरने लगती है और विक्रांत रोना वहां उन बच्चों के नाम को लिखा देखते हैं जो अब तक मारे गए थे। गुड्डी बहुत ज्यादा डरने लगती है और इस पॉइंट पे हमें रोना की बैक स्टोरी बताई जाती है। तो कुछ हफ्तों पहले ही रोना की बीवी और बच्ची कोई शादी अटेंड करने कमरट्टू गांव आए थे और वहां उनका एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में रोना की बीवी रेनू कोमा में चली गई और उनकी बेटी गुड्डी गायब हो गई थी। नाउ दरअसल ये मूवी का पहला सीन है जहां एक औरत और मास्क पहनी बच्ची एक साथ थे जहां बच्ची गायब हुई थी। इट मींस कि वो दोनों रोना के ही फैमिली वाले थे, इनफैक्ट रोना की बीवी और बच्ची। नाउ रोना अभी तक अपनी बेटी गुड्डी से जो बात कर रहा था वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं। जी हाँ, ये रोना के मन की उपज थी और वो अपने आप से ही अपनी बेटी गुड्डी को मानकर बात कर रहा था। और फैक्ट तो ये है कि गुड्डी को तो माधव ने मार डाला है। इस पॉइंट पे गुड्डी हवा में गायब हो जाती है और एक कमरे में रोना को गुड्डी की लाश फेस पेंटेड मिलती है, साथ ही उसका ड्रेस और मास्क वहां मिलता है। विक्रांत रोना इसे देखकर काफी उदास और इमोशनल होते हैं, क्योंकि कमरट्टू जाने से पहले गुड्डी उन्हें भी साथ चलने को कही थी, लेकिन वो अपने काम की वजह से नहीं गए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनके पास उनकी बेटी नहीं है और बीवी कोमा में है। नाउ आई नो यहाँ आप क्या सोच रहे होंगे, वेल माधव ने तो उन्हीं लोगों के बेटियों को मारा ना जो लोग उसे सताए थे, तो विक्रांत रोना की बेटी को क्यों मारा? तो मैं आपको बता दूं कि हम जान पाते हैं कि 28 साल पहले रोना भी इसी स्कूल में पढ़ने आया था, सिर्फ 3-4 महीनों के लिए ही। और भले ही वो माधव और राघव को बुली नहीं किया, लेकिन वो उन्हें बुली होता हुआ देखता था और उन्हें बचाया भी नहीं। इसी वजह से माधव ने गुड्डी को भी मार डाला ताकि सभी पेरेंट्स फील कर सके कि उनके घर में जब बच्चे मरते हैं तो कैसा फील होता है। इस पॉइंट पे माधव खुद को फुल गेटअप के साथ रिवील करता है और यहाँ देयू भी उसका इस सब में साथ दे रही थी। रोना माधव से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यस,
हम संजू को भी माधव जैसे गेटअप में देखते हैं और माधव उसे राघव यानी कि अपना भाई कह के बुलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये नकली संजू का कोई दोस्त भी नहीं था, बल्कि राघव था जो कि आज तक हाइडिंग में था और वो अपने भाई माधव की बच्चों को मारने में मदद करता था। दरअसल 28 साल पहले जब माधव और राघव की बहन मारी गई तो ये दोनों वही कुएं के पास रो रहे थे और तभी संजू गहने लेकर वहां आता है। गुस्से में राघव संजू को वहीं मार डालता है एंड देन उसकी लाश को कुएं में फेंक देता है। सब समझते हैं कि वो राघव की लाश थी क्योंकि ऑब्वियसली लाश को पहचाना नहीं जा सका और उनकी बॉडी बिल्ड भी सेम थी। और संजू के लिए कहानी बना दी जाती है कि वो गांव छोड़ के भाग गया एंड देन वो यहाँ था वहां था और फिलहाल लंदन में है। इनफैक्ट मुझे लगता है संजू की तरफ से लेटर भी राघव ही लिख के भेजता था। तो ये दोनों भाई देव के साथ मिलकर रोना पे अटैक करते हैं और साथ ही ये लोग मुन्ना और पन्ना को मारने वाले थे। पन्ना का तो शौक से हाल खराब था क्योंकि जिसे वो प्यार करती थी वही सीरियल किलर निकला। यहाँ तगड़ा फाइट सीन होता है जिसके एंड में रोना माधव को लटका के मार डालते हैं और राघव को जख्मी हालत में गहरे कुएं में फॉल में फेंक देते हैं, यानी वी कैन से कि वो भी मारा गया होगा। वो मुन्ना और पन्ना को बचा लेते हैं और यहाँ अंत तक संजू की माँ को नहीं बताया जाता कि उनका बेटा तो 28 साल पहले ही मर चुका है। उन्हें बस ये बोला जाता है कि जो संजू बन के आया था वो उनका बेटा नहीं था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रोना को अपनी बेटी की मौत का बदला और क्लोजर दोनों मिल चुका था, जिसके बाद वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब ये पूरी कहानी एक्चुअली में पन्ना अपनी किताब में लिखती है, जिस किताब का नाम था द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस, और इसी किताब को बच्चे फिल्म के स्टार्टिंग सीन में पढ़ रहे थे। विक्रांत रोना फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि यह कहानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। यह फिल्म कर्नाटका स्पेशली तुलुनाडु के कल्चर को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करती है और इसे कन्नड़ा लैंग्वेज में देखने का मजा कुछ और ही था। अब यहाँ भूता कोला, ब्रह्म राक्षस और यक्षगाना वगैरह की बात हुई है और इस पे मैं कभी और डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बट फॉर नाउ मैं यही कहूंगा कि वन ऑफ दोज फिल्म्स है जो कि अपने रिच लोकल कल्चर को सेलिब्रेट करती है, विच इज ऑसम। आप सभी को पता ही होगा कि मैं अपने चैनल पे इंडियन घोषलों सीरीज चला रहा हूं जहां मैं लोकल कल्चर्स की बात करता हूं और ये सीरीज चलते रहेगी। मैं हर एक स्टेट को कवर करूंगा एंड इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि कोई भी फिल्म अपने लोकल स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करके इतने बड़े स्केल पे बनी है, तो इट्स वेरी नाइस फॉर मी। आई नो कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हिंदी में ये चीज बहुत शेयर ट्रांसलेट नहीं हुई और मैं इस बात से अग्री करता हूँ। शायद आप उस कल्चर को फील नहीं कर पाओ, लेकिन मैं कर्नाटका में ही रहता हूँ फिलहाल और मुझे पता है कि यहाँ का कल्चर क्या है, तो मैं पर्सनली इसे बहुत कनेक्ट कर पाया। साथ ही मैं कन्नड़ा भी समझ जाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था ये फिल्म। Having said that, I know कि स्क्रीन प्ले काफी लूज थी और इस फिल्म को और भी टाइट बनाया जा सकता था, सॉन्ग्स हटाए जा सकते थे, फालतू के फाइट सीन्स भी हटाए जा सकते थे एंड जंप स्केयर्स को भी टोन डाउन किया जा सकता था, बट स्टिल सिर्फ कल्चर रिच होने के नाते और साथ ही जो अच्छा ट्विस्ट देखने को मिला, उसके लिए मैं इस फिल्म को अच्छा रेटिंग करूंगा और मैं कह सकता हूं कि आप भी इस फिल्म को देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने रंगी तरंगा देख रखा है तो आपको 80% चीजें पता चल जाएगी फिल्म की ट्विस्ट जो भी आने वाली है, एक्सेप्ट फॉर दैट राघव वाला ट्विस्ट जो लास्ट में आया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके कुकू फैम को जरूर डाउनलोड करें और वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 यूज करना बिल्कुल मत भूले टू गेट 50% ऑफ। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।